नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 134 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे 1902 से 1928 के मध्य, 1902 से 1928 के मध्य। और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की अपनी टीम के साथ मिलकर, और प्रथम बार 1924 में इन्होंने इस खोज को सार्वजनिक किया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन मार्शल ने। और मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और SR राव, ये तीनों भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित हड़प्पाई नगरों को उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। एक तरफ है हड़प्पाई नगर और एक तरफ है उनसे संबंधित नदी, रिवर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, तो ये रावी नदी से संबंधित है। मोहनजोदड़ो सिंधु रिवर से संबंधित है। लोथल भोगवा नदी से संबंधित है। और कालीबंगा घग्गर नदी से संबंधित है। तो ए में आएगा 2, इसमें है, ये दोनों कट जाएंगे। और बी में है 3, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरु या पोरस का राज्य निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच अवस्थित था? तो ये था झेलम तथा चिनाब के मध्य पोरस का राज्य अवस्थित था। और पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया था और उसमें पोरस हार गया था। तब सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि बताओ आपके साथ कैसा सुलूक किया जाए। तब राजा पोरस ने सिकंदर को जवाब दिया था कि एक राजा जिस प्रकार दूसरे राजा के साथ सम्मान करता है, के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो फिर इस जवाब से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पोरस का राज्य उसे पुनः लौटा दिया था। तो पोरस राज्य किन नदियों के मध्य था? तो झेलम तथा चेनाब के मध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्कीर्णित है? तो ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित है, खरोष्टी में उत्कीर्णित है, यूनानी में उत्कीर्णित है और अरेमाइक में उत्कीर्णित है। तो ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में बराबर गुफा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी थी? तो ये आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। और ये जानकारी हमको मिलती है बराबर गुफा अभिलेख से। बराबर गुफा अभिलेख। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। ओके, तो इससे संबंधित एक बार हम चारों बौद्ध संगतियों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई थी राजगृह में, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका आयोजन किया था अजातशत्रु ने। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी सबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका आयोजन किया था कालाशोक ने। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति आयोजित होती है पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और इसका आयोजन करवाया था सम्राट अशोक ने। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति आयोजित होती है
कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने, कुषाण शासक कनिष्क ने। ओके, तो इसमें तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है बाणभट्ट ने पुष्यमित्र को अनार्य कहा है, एकदम सही बात है। और बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा। ओके, तो पहला सही। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, एकदम सही। और ये जानकारी हमको मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये जानकारी हमको प्राप्त होती है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। तो 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है रचना और एक तरफ है उनके लेखकों के नाम। तो गाथा सप्तशती, तो इसके लेखक का नाम है हाल, और हाल एक सातवाहन राजा था, सातवाहन वंश का राजा था हाल। वृहत कथा, तो इसके लेखक का नाम है गुणाढ्य, जो कि सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा है कातंत्र, तो इसके लेखक का नाम है सर्ववर्मन, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। कातंत्र एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ था, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ। और जो गाथा सप्तशती है इसकी भाषा है प्राकृत, इसकी भाषा है प्राकृत। ओके, प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें डी ऑप्शन होगा, तीनों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्योत्तरकालीन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ, एकदम सही बात है, मौर्योत्तर काल में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ था। दूसरा है अवतारवाद की परिकल्पना का विकास हुआ, ये भी सही है। तीसरा है मूर्ति पूजा की परिकल्पना का विकास हुआ, ये भी सही है। और चौथा है आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवताओं की स्थापना, ये भी सही है। और इन चारों स्टेटमेंटों में अगर हम देखें तो ये सभी बातें उस समय जो बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, जिसको कहते हैं श्रमण धर्म, या इसको कहते हैं नास्तिक धर्म, इसके विरोध में इन सब बातों को जो है ब्राह्मण धर्म में अपनाना पड़ा ब्राह्मणों को। ओके, इन सब, क्योंकि उस समय जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य भी जो श्रमण धर्म है, जो नास्तिक धर्म है, उनका बड़े पैमाने पर विकास हो रहा था। और इसीलिए इनको जो है चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने ये सब बातें अपनाई कि भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ, अवतारवाद की परिकल्पना आई, मूर्ति पूजा की परिकल्पना आई, और आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवताओं की भी स्थापना की गई, ताकि ब्राह्मण धर्म का जो है पुनरुत्थान किया जा सके। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चारवाक दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चारवाक दर्शन के संस्थापक का नाम है अजीत केश कंबलिन, केश कंबली, अजीत केश कंबली। ओके, चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है, एकदम सही है। इस दर्शन को मानने वालों ने वेद एवं ब्राह्मण की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। इस दर्शन को मानने वालों ने वेद एवं ब्राह्मण की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही है। और तीसरा है इनके द्वारा अनुष्ठानिक कर्मकांडों की आलोचना की गई, एकदम सही है। जो चारवाक दर्शन है ये एक भौतिकवादी दर्शन था और इसका पूरा ध्यान नास्तिकवाद पर था, मतलब ये एकदम नास्तिक धर्म था। ये किसी भी प्रकार के भगवान, किसी भी प्रकार के आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों बातें सही हो जाती है, इसका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, तो इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज की लेक्चर नंबर 134 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।